ओके, गुड मॉर्निंग टू क्लास 11 स्टूडेंट्स। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का ये हमारा चैप्टर जो था वो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री मैंने आपको इससे पहले बता दिया था। तो उस समय एक इशू आया था कि कई बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं, बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फिर डिसाइड किया। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आप सामने देख रहे हो कि मैं बुक का वीडियो रिप्रेजेंटेशन भी दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको बुक लेने में कोई इशू है तो आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। ये मैं फिर आपके ग्रुप में अपडेट करते रहूँगा टाइम टू टाइम, और फिर इससे आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब देखिए, क्लास 11 में हम यहाँ पर इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर एक मैं फोकस कर रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इससे पहले वाले क्लास में हमने डिस्कशन कर लिया था। मैं इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री से चालू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा केमिस्ट्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, इट हेल्प्स अस टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर लिखा है सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। केमिस्ट्री का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है? केमिस्ट्री का फर्स्ट एप्लीकेशन होता है आपके मेडिसिन्स में, जो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा आपका जो एप्लीकेशन होता है, मतलब जहाँ पर केमिस्ट्री का यूज़ होता है वो इंडस्ट्रीज़ में। अगर यहाँ पे फिर आएंगे तो आपका तीसरा होता है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में। चौथा होता है कन्वीनियंस एंड कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड प्लेजर, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग मटेरियल्स में, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में केमिस्ट्री का अब उनके जो रोल्स होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं उसके लिए। और केमिस्ट्री एंड एनर्जी सोर्सेस, हमारे जो एनर्जी सोर्सेस है फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल एक्सेट्रा। ठीक है, केमिस्ट्री एंड वॉर के लिए जो हमारे एमुनिशंस लगते हैं, ठीक है, डायनामाइट हो गया, बॉम्ब्स होते हैं उसके लिए। सेवंथ हो गया केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस न्यू मटेरियल्स। ठीक है, जो अब न्यू मटेरियल्स हमको अवेलेबल हो रहे हैं, केमिकल्स जो नहीं अवेलेबल हो रहे हैं वो भी इसी की वजह से हो रहे हैं। तो हम बिगिन करते हैं हमारा इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है? अब देखिए, मेडिसिन में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स मतलब जो जीवन रक्षक दवा होता है, ठीक है ना, उसके लिए। ये से कैंसर थेरेपी में यूज़ होता है। तो कैंसर थेरेपी के लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है AZT, आइजोडोथाइमिडीन, यूज फॉर एड्स विक्टिम। जो एड्स के पेशेंट होते हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर मेडिसिन यूज़ की जाती है। एनाल्गेसिक्स, एनेस्थेटिक्स, एंटीसेप्टिक्स। इसमें जो एनेस्थेटिक्स है वो एनेस्थेटिक्स जब हम ऑपरेट करते हैं कि पेशेंट को जब हमको बेहोश करना होता है तब होता है। एंटीसेप्टिक्स के बारे में बहुत अच्छे जा रहे हो, बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए यूज़ होता है। डिसइंफेक्टेंट्स एंड जर्मिसाइड्स का भी यही काम है। एंटीबायोटिक्स का भी यही काम है। एंटीहिस्टामिनिक, सिंथेटिक, वाइटामिन एंड टॉक्सिन्स, सॉरी टॉक्सिन नहीं बोलना चाहिए, टॉनिक्स बोलना चाहिए। तो टॉनिक्स और ये सब क्या है, ये आपके सप्लीमेंट है, ये केमिकल सप्लीमेंट है जो हमको दिया जाता है। सपोज किसी को ब्लड की कमी है या वाइटामिन या इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की कमी है, तब ये केमिकल्स देते हैं। तो आपके बॉडी में ये क्या करते हैं, उसको पूरा करते हैं। सेकंड है केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रीज। केमिस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन ऑल इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एज सिंथेसिस ऑफ रेयन, नायलॉन, डेक्रोन और ऑर्लॉन एक्सेट्रा। रेयन, नायलॉन, अब ये क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर है। पहले ज़माने में होता था कि हमारे पास जो नेचुरल फाइबर्स बनते थे, मतलब कॉटन हो गया, आपके जो सिल्क हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, उससे कपड़ा बने करते थे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। आजकल क्या है, पॉपुलेशन ग्रो हो चुकी है। पॉपुलेशन ग्रो होने की वजह से अब क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है। तो सिंथेटिक मतलब ऐसे फाइबर जिसको इंसान खुद मैन्युफैक्चर करता है और इनसे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, अब रेयन, नायलॉन और डेक्रोन ये सब पॉलिएस्टर फाइबर्स है, मतलब ये आपके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उससे बन के तैयार होता है और इनसे कपड़े बनते हैं। सेकंड, प्लास्टिक लाइक बेकलाइट, टेफ्लॉन एंड पॉलीथीन। पॉलीथीन का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको भी देख लीजिए आज, वो भी उसी की वजह से है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं पेंट हो गया, वार्निशेस हो गया, इनेमल्स हो गया, दीवालों में होती है या फिर डोर में जो आप पेंट्स यूज़ करते हैं। डाइज हो गए, डाइज पे यूज़ करते हैं। सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, सिरेमिक इंडस्ट्रीज हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मेटल्स हो गया इनका। फिर थर्ड है आपके केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर। द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे ज़्यादा अगर हमने केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया है तो आपके एग्रीकल्चर के बेस पे किया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रोजनस यूरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, इंसेक्टिसाइड लाइक गैमेक्सिन, डीडीटी के बारे में तो सबको जानते होंगे, घर घर में डीडीटी रखा जाता है। ये भी एक स्पेसिफिक केमिकल्स है। ठीक है, इंसेक्ट्स को दूर भगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले ये फील्ड में भी यूज़ किया जाता था, आजकल ये केमिकल बैन हो गया।
इसलिए बैन हुआ क्योंकि इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिले। ठीक है, सेफ स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, खाने पे कोई कीड़े ना लगे तब भी उसके लिए हमको क्या करता है, इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं। थर्ड है आपका प्रिजर्वेटिव्स, हैव टू प्रिजर्व द फूड लाइक जैम बटर स्क्वैशेस। अब इसमें क्या जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स में एक आपको प्रिजर्वेटिव का नाम बता रहा हूँ जिसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या करता है, जो आपके लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, लिक्विड प्रिजर्वेटिव्स मतलब आपके जो ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, जैसा फ्रूटी हो गया, माजा हो गया, कोका कोला, ये सब हो गया, ये 6 मंथ्स तक क्या रहते हैं, ये ओके कंडीशन रहते हैं, ये गुड कंडीशन रहते हैं, इन्हीं प्रिजर्वेटिव केमिकल्स की वजह से होते हैं। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री यहाँ भी आपको बड़ा इफेक्ट करता है। फोर्थ हो गया केमिस्ट्री इन कंफर्ट, कन्वीनियंस एंड प्लेजर। केमिस्ट्री प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी गुड्स एट अवर डिस्पोजल, वी हैव एडेड टू अवर कंफर्ट्स, प्लेजर्स एंड लग्जरीज, फ्यू आर दिन गिवन बिलो। तो फर्स्ट क्या है आपका डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, तो आपके पेपर हो गया, फैब्रिक्स हो गया, सोप हो गया, कॉस्मेटिक्स, ऑयल, फ्लेवरिंग एसेंस, जो आपके केक वेक में आप जो एसेंस डालते हो ताकि उससे फ्लेवर एक सुगंध आ सके, डाइज हो गए, परफ्यूम्स हो गए जो हम लोग आते हैं, सब केमिस्ट्री के ही कंट्रीब्यूशन है। बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक सीमेंट, स्टील इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरीज डैम्स एंड ब्रिजेस, ये भी है। फिर आपका आ गया फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म मेड अप ऑफ सेलुलॉइड विथ सुटेबल केमिकल्स। ठीक है, तो फिल्म मेड अप ऑफ सेलुलॉइड विथ सुटेबल केमिकल्स फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ है भाई, उनके रोल्स होते हैं, उनके जो फिल्म्स होते हैं, फिल्म की रोल्स होती है, उन सब के लिए यूज़ होता है। फिर आपका फिफ्थ है केमिस्ट्री एंड एनर्जी सोर्सेज। अब ये तो सबको पता है, फोसाइल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, कोल, वुड एक्सेट्रा, न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, जो हमारी न्यूक्लियर केमिकल पावर प्लांट्स है। अब तो धीरे धीरे हमारे फोसाइल फ्यूल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे को फिर जब डोमेस्टिक इसमें आपका बिल्डिंग मटेरियल आपका जो एनर्जी रिसोर्स के लिए फिर एक ही हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वही लगेंगे, वहीं से फिर हमको बिजली मिला करेगी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री एंड वॉर। केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाईली एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस सच एज TNT, नाइट्रोग्लिसराइन, डायनामाइट, पॉइजनस गैसेस लाइक मस्टर्ड गैस, लेविस्टाइस एंड फॉस्जीन। तो यहाँ पर आपके स्पेसिफिक जो भी है वो यहाँ पर यूज़ होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, जो आपके बम प्रिपरेशन होता है, वॉर में हम जो बम प्रिपेयर करते हैं वो बम प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ भी ये पर्पस यूज़ होता है और इसको अचीव करते हैं। तो बम प्रिपरेशन के लिए भी केमिस्ट्री का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर आता है केमिस्ट्री फॉर गिविंग अस न्यू मटेरियल्स। With a better understanding of chemical principles, it has now become possible to design and synthesize new materials having specific magnetic, electric and optical properties. तो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, इन सब प्रॉपर्टीज में भी हम केमिस्ट्री का यूज कर रहे हैं। दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से हमको क्या मिल रहा है, आज इंटरनेट मिल रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के जो तार बिछा रहे, जो केमिकल्स बिछा रहे हैं, तो वो भी केमिकल्स किसी चीज ना किसी केमिकल से बना हुआ है, तभी आज हमको उसके वजह से इंटरनेट को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो रेज हैं, जो चीज़ होगा, तो वो भी किसी ना किसी मटेरियल से बना होगा। तो वो मटेरियल क्या है आपका, वो केमिस्ट्री का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो कंडक्टिंग पॉलीमर्स, तो स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमर्स है। सुपर कंडक्टिंग सेरामिक्स है। इन सेरामिक्स से अब क्या होता है, आपके जैसे मोबाइल फोन्स है यहाँ, तो उसमें जो चिप डिज़ाइन होती है वो भी ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्री ही है। तो उसमें जो सर्किट लगे रहते हैं, तो अब इसमें देखते होंगे क्या वायर्स नहीं रखता, वो जो कंडक्टिंग सर्किट्स हैं वो किसी केमिकल्स के बने होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेटल्स होते हैं उनसे बने होते हैं। तो अब हम जाके आपके फ़ोन में ये एक्सेस कर पा रही, तो चीप टेक्नोलॉजी हमको इससे मिल रही है केमिस्ट्री की वजह से। In recent years, chemistry has solved a large extent to the contemporary challenging problem of environmental degradation, safer alternatives to the environment hazardous refrigeration like CFC. अब CFC क्या है, ये एक ऐसे टाइप का गैस है जो हमारे रेफ्रिजरेटर से निकलता है। ठीक है, हमारा रेफ्रिजरेटर जब हम AC चलाते हैं और रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो ये क्या होता है, हमारे फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। तो ओजोन की डिप्लीशन होती है। क्यों डिप्लीशन होती है, क्योंकि CFC इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो मतलब क्लोरीन, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, कार्बन मतलब कार्बन। ठीक है, तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन तीनों मिक्सअप होके ये CFC बनाते हैं, और ये जो होता है हवा में उड़ता है, एटमॉस्फेयर में जाता है। तो हर जहाँ जहाँ पर रेफ्रिजरेटर से AC चल रहे हैं वहाँ से CFC गैस निकलती है,
और CFC गैस एनवायरनमेंट में जाती है और ओजोन लेयर के जो ऑक्सीजन होते हैं उसके साथ बॉन्ड बना के ओजोन लेयर को डिप्लीट करते जा रही है, खत्म करते जा रही है। इसके वजह से क्या हो जाए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो आपके सन के, वो डायरेक्ट अर्थ में आ रहे हैं और इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए खतरा है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे एक तो ऐसा ही बहुत हाईली इफेक्टिव रे रहता है। अगर ये ह्यूमन के बॉडी के साथ कांटेक्ट कर जाए तो वहां पर कांटेक्ट में आने से इतने हाईली आयोनाइज्ड रे रहते हैं कि ये कैंसर भी डेवलप कर सकते हैं अगर ह्यूमन के कांटेक्ट में आएंगे तो। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउसेस लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है आपका, उसका जो परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। तो इसके बायोकेमिकल को भी प्रोसेस को समझने के लिए केमिस्ट्री एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। हमको पता कैसे लग रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो आपका मीथेन वो एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, हम किसी लैब टेस्टिंग या केमिस्ट्री के टेस्टिंग के जरिए ही जान रहे हैं। Use of enzymes of large scale production of chemical synthesis of exotic materials are main challenges for the future chemistry। अब कुछ एंजाइम्स का भी हम लोग हद से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कई केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारा कई जैसे आपका यीस्ट प्रोडक्शन हो गया, अल्कोहल का प्रोडक्शन हो गया। अल्कोहल को हम बनाते हैं यीस्ट के फर्मेंट से। तो अल्कोहल जो प्रोडक्शन होता है, जिसका एक एग्जाम्पल को बताऊं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को हम इसी केमिस्ट्री के प्रोसेस से हम बना के रेडी कर देते हैं। तो अल्कोहल का बहुत यूज़ है। आप देख रहे हो जो हमारे सैनिटाइजर्स भी बन रहे हैं ये बिना अल्कोहल के बन नहीं सकते। ये केमिस्ट्री ही इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो इतने सारे जो चीज़ हैं वो केमिस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर दूसरा आपका नेचर ऑफ मैटर। एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब ये तो सबको पता है भाई, पूरा यूनिवर्स का हर चीज़ है वो क्या है, मैटर है और ये एनर्जी से बना है। We are also surrounded by many objects such as houses, trees, waters and animals. The presence of these objects can be felt one or more five senses such as taste, smelling. The object possess mass, occupy space, have different shapes, size and color. All these objects constitute matter. तो हर चीज हमारे एनवायरनमेंट में किससे बना है, मैटर से ही बना है। अब मैटर है क्या, आपने छोटे क्लास में पढ़ा है ना भाई, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 टाइप के मैटर होते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी ऐसा चीज जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करे, मतलब स्पेस ले, स्पेस घेरे, पोसेस मास, उसका एक मास हो। मास मतलब क्या है, मास मतलब ये देखिए जो एटम्स हैं, एटम जब आपस में एक दूसरे से होते हैं, जैसे एटम का एटॉमिक वेट होता है, तो बहुत सारे एटम जब बनेंगे और उनसे जो सॉलिड बनेगा उसका भी एक मास होगा, ठीक है ना। मास को अगर मैं बोलूँ तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर जितना ज़्यादा एक जगह बनते जाएगा, मतलब किसी सॉलिड या लिक्विड या गैस को बनाने में जितने एटम्स का ज़रूरत पड़ता है, वो एटम्स जब एक साथ आके सॉलिड, लिक्विड, गैस बना लेते हैं तो उसका एक मास हो जाता है। क्योंकि हर एटम का मास होता है तो एटम मिलके आपके क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उनसे बनता है फिर फाइनली सॉलिड बनता है, लिक्विड बनता है और गैस बनता है और उसका मास जनरेट हो जाता है। And can be felt by one or more senses, ठीक है। It may be noted that cement, glass, paper, plastics, etc. matter are made of materials due to the specific uses. Matter can be seen, energy cannot be. तो मैटर को तो हम देख सकते हैं, एनर्जी को हम नहीं देख सकते, ठीक है। It can be only felt with the form of heat. तो हमको एनर्जी को सेंस कैसे कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो लाइट को हम देख सकते हैं, हीट को हम फील कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी हम देख नहीं सकते, ठीक है। बट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सिस्टेंस है, वो भी एक टाइप की एनर्जी है जिसको हम लोग आज यूज कर रहे हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर मतलब मैटर को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया। आप सॉलिड, लिक्विड, गैस के कंसंट्रेशन में ये नहीं पढ़ेंगे, वो आपको बेसिक के लिए यहाँ पर बता दिया मैं। मैटर को अब केमिस्ट्री के बेसिस में 2 टाइप्स में क्लासीफाई गया है, फिजिकल क्लासिफिकेशन किया गया है और दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा, आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है। तो आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, इसको जरा देखते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अब ये जो मैटर का 3 टाइप्स है ये सब पढ़े आपने बचपन से क्लास में कि मैटर को अगर फिजिकली बांटा जाए तो 3 टाइप में बंटने हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। सॉलिड में एटम्स टाइटली पैक्ड रहते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टाइट पैक रहेंगे तो ठोस चीज बनेगी। लिक्विड में एटम्स एक दूसरे से क्या होते हैं,
दूर दूर पैक होते हैं, तो इससे क्या होता है, लिक्विड बनता है। अब गैसेस में क्या होता है, एटम्स बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो उससे जो चीज बनती है वो क्या है, आपके गैस। अब आते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर एक्चुअली डिफर इन इंटर पार्टिकल स्पेसेस एज वेल इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अब एटम्स जब एक साथ एक दूसरे से बिल्कुल टाइट से जुड़ती है, मतलब एटम के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। हमने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पढ़ा है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पढ़ा है। जैसे सोडियम है, Na है, तो Na को हम प्लस लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, और Cl है वो नेगेटिव है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही कई एटम रहते हैं उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर एटम एक दूसरे से अट्रैक्ट होके ऐसा बंच बना ले, ऐसे एटम आपस में जुड़ जाएं और एक दूसरे के जान का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो काफी जोरदार हो, तो एटम आपस में एक दूसरे से बढ़िया से अटैच करेंगे और क्या बना लेंगे, आपका सॉलिड बना लेंगे। अगर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का, भैया कोई भी चीज आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन से ही तो जुड़ेगी ना। तो अट्रैक्शन अगर कम है तो वो लिक्विड बनाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जरा सा बिल्कुल कम ही है तो वो फिर क्या बनाएगा, आपका गैस बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका लिखा है थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इनवर्ट कंट्रीब्यूटेड एंड कैन बी डन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसका एक बढ़िया से एग्जांपल देखता हूँ, सॉलिड। आइस को आप देखिए, उसको आप किस में रखते हैं, सॉलिड में रखते हैं। आइस को थोड़ा सा आप हीट करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। तो आइस को थोड़ा सा हीट करेंगे तो आपका किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। लिक्विड क्या है, आपका वाटर स्टेट है। और थोड़ा सा अगर आइस वाटर को हीट करेंगे तो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे भी देखिए आफ्टर दिया है वापिस, तो गैस से वापिस हम उसको लिक्विड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड में भी सॉलिड कर सकते हैं। अगर ठंडा करते जाएं तो गैस वापिस लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड से वापिस सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ये क्या था, इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन था। उसके बाद आते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन में। ऑल काइंड्स ऑफ मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला है होमोजीनियस और दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या है, देखिए, मैटर दैट हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द स्पेस इज कॉल्ड होमोजीनियस मैटर। अब मैं बता रहा हूं, देखिए होमोजीनियस होता क्या है। ऑल प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखिए कैसे होगा, जैसे मैं अगर प्योर मेटल्स की बात करूं, जैसे कॉपर एक प्योर मेटल है, ठीक है। तो कॉपर में कोई दूसरा एलिमेंट मिक्स नहीं होता या कोई दूसरा एटम मिक्स नहीं होता। कॉपर जो होता है, तो कॉपर के एटम्स आपस में जुड़ के एक प्योर मेटल बनाते हैं, जिसको हम कॉपर बोलते हैं। वैसे ही बोलते हैं एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन। जैसे मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन भी अकेला, वो भी प्योर है। लेकिन मैं बोलूंगा वाटर, तो वाटर में तो क्या है, दो एलिमेंट्स है, एक तो आपका हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, आपका ऑक्सीजन है। तो उसको हम होमोजीनियस मैटर नहीं बोलेंगे। होमोजीनियस मैटर मतलब एक ही तरह के एटम से बना हुआ कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस, उसको हम होमोजीनियस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट है और आपका तीसरा है वाटर। तो सॉल्ट भी हो गया और आपका वाटर। तो यहाँ पर देखो सॉल्ट और यहाँ पर वाटर, ठीक है। अच्छा, मैं वाटर को यहाँ पर आपको ये बोल दिया कि वाटर जो है होमोजीनियस मैटर नहीं होगा, नहीं, ये भी होमोजीनियस है। कैसे है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैटर दैट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द फेस, ठीक है, इज कॉल्ड होमोजीनियस मैटर। तो जितने भी प्योर सब्सटेंस है, जिसमें आपका एलिमेंट हो गया, कंपाउंड्स होंगे, तो एलिमेंट, प्योर एलिमेंट, कंपाउंड जो प्योर कंपाउंड्स आर द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मैटर। और सॉल्यूशन इज आल्सो कॉल्ड एज होमोजीनियस मैटर। सिमिलरली एयर इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ सो मैनी गैसेस, ठीक है। तो एयर तो काफी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। जैसे वाटर है, तो वाटर हमको अगर प्योर फॉर्म में मिला तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मैटर। हाइड्रोजन्स है, सॉल्ट है, जो हमको बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिले तो हम उसको क्या बोलेंगे, आपके होमोजीनियस मैटर। अब हेट्रोजीनियस मैटर में क्या होता है, अ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स व्हिच आर फिजिकली डिस्टिंक्ट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस फेजेस, वन फेज हैज कंपोजिशन डिफरेंट विद द अनदर। अब देखिए क्या है, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। अब देखिए क्या क्या चीजें बताओ। हेट्रोजीनियस किसको बोलते हैं, जो आपस में मिल ना सके, ठीक है। अगर सैंड और सल्फर को आप करेंगे, इसका मिक्सचर क्रिएट करेंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं, सेपरेट आराम से कर सकते हैं। होमोजीनियस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैं बोला पानी, H2 और O को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको केमिकली सेपरेट कर सकते हैं।
तो जिस चीज़ को हम फिजिकली सेपरेट कर देते हैं वो हेट्रोजीनियस मैटर में आता है, जिसको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते वो आपका क्या है, होमोजीनियस मैटर में आता है। तो हाइड्रोजन हो गया, स्पेसिफिक सॉल्ट हो गया, सॉल्ट को भी हम कैसे सेपरेट करते हैं, आयंस में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें, तब फिर जाके सॉल्ट टूटता है और आयन से बदलता है। जैसे NaCl, तो Na और Cl को अगर मेरे को ब्रेक डाउन करना है तो मैं उसमें क्या करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा। तो NaCl का जो सॉल्यूशन होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा, तो Na प्लस और Cl माइनस आयंस में ये टूट के निकल जाएगा। वाटर है, वाटर को भी मैं अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई करूंगा तब फिर जाके वाटर का बॉन्ड टूटेगा। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है H2O, तो H2O आपका टूट जाएगा H प्लस में और OH माइनस आयन में, ठीक है। अब मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर, सैंड एंड सल्फर का मिक्सचर है, इसको फिजिकली आप अलग कर सकते हो। मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट सॉल्ट्स है, इसको भी अलग कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, अब आपको पता है वाटर और ऑयल तो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते ही नहीं है, ठीक है। वाटर कैन बी matter can be classified as a material containing only one substance is called pure substance. On the other hand, materials containing more than one substance are not pure, ठीक है। तो इसमें बताना क्या चाह रहा है, a material containing only one substance, कोई भी ऐसा मटेरियल जो आपके एक ही सब्सटेंस से बना हो उसको हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द मटेरियल्स कंटेनिंग मोर देन वन सब्सटेंस आर नॉट प्योर। अब मान लीजिए एक ही टाइप का मटेरियल है, 2-3 मटेरियल को आप मिक्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो क्या मिक्सचर हो गया। जैसे वाटर और ऑयल को आप मिक्स कर रहे हैं, वाटर एक पूरी अलग चीज़ है, ऑयल एक अलग चीज़ है, लेकिन एक दूसरे से ये कभी मिक्सअप नहीं होते, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मैटर। और कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी बोलते हैं। फिजिकली उसको आप अलग कर सकते हो, केमिकली उसको अलग नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। उसके बाद प्योर सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट, प्योर सब्सटेंस हैव डेफिनेट पोजीशन। तो कॉपर हो गया आपका, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये प्योर सब्सटेंस है, ये नेचर में बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, प्योर सब्सटेंस का क्या है, प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड मतलब समझिए क्या, अगर मैं सैंड ले लूं और सैंड के साथ अगर कोई और चीज़ मिला दूं तो फिजिकली, जैसे अगर चावल हो गया तो चावल में जो कंकड़ होता है आप देखे हो, तो आप चावल में कोई भी कंकड़ होता है तो आपको उसको अलग कर सकते हो, ठीक है। आप उसको फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, चुन के अलग कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, ठीक है, फिजिकली उसमें हटा सकते हो। लेकिन जो एक दूसरे के साथ केमिकली मिक्स हो चुका है उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप प्योर सब्सटेंस में इसको फिजिकली हटा सकते हो। जैसे प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इन, प्योर सब्सटेंस को आप नहीं हटा सकते हो, ठीक है। जो आप हेट्रोजीनियस है उसको हटा सकते हो। तो प्योर सब्सटेंस यहाँ पर क्या है आपका, प्योर सब्सटेंस वाटर है, तो वाटर में आपको मैं अगर बोलूंगा फिजिकली हटा के दिखाओ, मतलब H2 आपका H है, H को ऑक्सीजन से अलग करके, ऐसे तो नहीं अलग कर पाओगे, आपको उसके लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब आपको वाटर में करंट पास कराना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में टूटेगा। ऐसे आप फिजिकली अलग नहीं कर सकते उसको, ठीक है, सिंपल वे में अलग नहीं कर पाएंगे। तो प्योर सब्सटेंस को फिजिकली अलग करना बड़ा मुश्किल होता है। प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल मेथड्स। अब एग्जांपल NaCl, अब देखा मैं आपको अभी बताया था ना NaCl, तो NaCl में Na और Cl को आपको अलग करना है, तो आप इसको ऐसे अलग नहीं कर पाएंगे। मैं बोलूँगा अगर आप एक पानी में जैसे नमक को डिजोल्व कर दिया, ठीक है, अब नमक को डिजोल्व कर दिया, मैं बोलूँगा इसको फिजिकली अलग करो, ऐसे आपको जो करना या फिर अलग करना बड़ा मुश्किल जाएगा। या Na और Cl के बीच में जो बॉन्ड तोड़ना होता है, ये बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये बहुत है, तो प्योर सब्सटेंस को ऐसे फिजिकली अलग करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, तो हम उसको केमिकली अलग करते हैं। ऑल ओवर प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दी वन कंपोजिशन बट ऑल्सो ऑन नेचर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। प्रॉपर्टीज डिपेंडिंग ऑन दी वन कंपोजिशन, तो कभी भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉर्म में हो। जैसे ऑक्सीजन के 2 फॉर्म है नेचर में, एक तो आपका ये देखिए O2 ऑक्सीजन और दूसरा है O3, तो नेचर में दोनों है। ऊपर एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपका क्या रहेगा, ओजोन मिलेगा आपको, ठीक है, लेकिन हम जहाँ पर सांस ले रहे हैं वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, तो दोनों फॉर्म में प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। इस सबको आपको देखना है, समझना है। उसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को हम 2 पार्ट में क्लासीफाइड करते हैं, एक एलिमेंट्स है और दूसरा मेटल्स है।
एलिमेंट्स जो है सबसे प्योर सब्सटेंस होता है। एलिमेंट इज अ प्योरेस्ट सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अगर एक टाइप के एटम को लेके आप मैटर क्रिएट कर रहे हो, एलिमेंट जो एक टाइप के मैटर को लेके आप मैटर मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है उसी से आप कोई सब्सटेंस बना रहे हो। जैसे आपने कॉपर को लिया, कॉपर के एटम्स को आपस में जोड़ा, उससे क्या बन के तैयार हो गया आपका कॉपर का मेटल, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को दिया तो ऑक्सीजन गैस बन गया। नाइट्रोजन के एटम को आपस में जोड़ा तो नाइट्रोजन गैस बन गया। इसमें कोई दूसरा एटम है ही ना, तो ये एकदम प्योर है, एक ही एटम से बना हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। तो अभी तक हमारे कितने एलिमेंट्स खोजे गए हैं, देयर आर अबाउट 112 एलिमेंट्स नोन सो फार। अभी ये 112 एलिमेंट्स को अभी तक खोजा गया है, विथ मोर डिस्कवरीज कमिंग टू द नंबर्स लाइकली टू शूट अप वेरी सून, ठीक है। तो आउट ऑफ दिस एलिमेंट्स 92 ऑकर इन नेचर, ठीक है। 112 में 92 तो हमको 92 एलिमेंट्स तो नेचर से ऐसे ही मिल जाते हैं, वेयर द रिमेनिंग वी हैव बीन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। और जो बाकी बचे हैं 92 माइनस कर दीजिए 112 में, तो जितने बचे हैं उसको हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं, वो हमको नेचर में मिलता नहीं है ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट्स डू नॉट एक्सिस्ट इन इक्वल अबंडेंस। जरूरी नहीं है जितने भी एलिमेंट्स 112 एलिमेंट्स है सबके सब हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, बहुत अबंडेंस मतलब बहुतायत में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे आप गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड तो हमको ज़्यादा नहीं मिलता अर्थ से, वो लिमिटेड फॉर्म में है, ठीक है ना। तो वैसे ही है। तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और मेटल्स की खासियत क्या है, बचपन से पढ़े हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, हीट होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, लस्ट्रस मतलब चमकता है बहुत, ठीक है। अब मरकरी इज अ मेटल एक्सिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। मरकरी एक लौता ऐसा मेटल है कि जिसको आप रूम टेम्परेचर में रखेंगे, मतलब 37-35 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड पे रखेंगे तो वो क्या है आपका हमेशा लिक्विड में रहेगा। तभी इस मेटल मरकरी से हमारे क्या बनते हैं, थर्मोमीटर बनते हैं। तो देखिएगा थर्मोमीटर के अंदर वो मरकरी ही रहता है। एक ऐसा मेटल है जो आपके नॉर्मल टेम्परेचर में भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। आप देखते हैं नॉन मेटल्स, दे एक्सिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स को देखा जाए तो ये तीनों स्टेट में रहते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। बट सॉलिड नॉन मेटल्स है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सबको पता है नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ब्रिटल होता है, तुरंत टूट जाते हैं, नॉन लस्ट्रस है, ज़्यादा चमकते नहीं है। क्या क्या एग्जांपल है नॉन मेटल का, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये लोग नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सी है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब ना इनकी प्रॉपर्टी पूरे मेटल्स की तरह होगी, ना इनके प्रॉपर्टी पूरी नॉन मेटल्स की तरह, ये दोनों का काम करते हैं। अगर आप क्या करो, इनको टेम्परेचर अगर कम दोगे तब तो किसकी तरह काम करेंगे, आपके नॉन मेटल की तरह। जैसे मैं बोलूंगा अगर मेटलॉइड्स हैं तो मेटलॉइड्स की खासियत क्या है, जैसे आप इनको कम, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं नॉन मेटलॉइड्स है, ठीक है ना। अब मेटलॉइड्स की दोनों कैरेक्टर होता है, मेटल्स की तरह भी काम करेंगे, नॉन मेटल्स की तरह। अब इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ ये कैसे होता है। मान लीजिए आप कोई मेटलॉइड्स है, अब उस मेटलॉइड्स में क्या है, मैंने उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की, तो पहले कम जो आपको कम पावर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूँ उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे मैं करंट का पावर बढ़ाया तो उस मेटलॉइड्स में क्या हो गया, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ऐसे तो उस समय क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ाऊंगा वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। मतलब एक ह्यूज पॉइंट में आके फिर वो मेटल की तरह बिहेव करना चालू कर देता है। लेकिन नॉन मेटल्स में आप कितने भी कंडक्टर डलाओ, कितने भी आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराओ, वो कभी भी कंडक्टर नहीं बनेगा। लेकिन मेटलॉइड्स में ये होता है, जैसे आप इसको कम करंट सप्लाई कर रहे हैं या कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तब तक तो ये क्या करेगा, एक नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे आपने करंट की इंटेंसिटी बढ़ाई या इलेक्ट्रिसिटी की इंटेंसिटी बढ़ाई, ये फिर क्या किसकी तरह काम करने लग जाएगा, ये फिर आपके बिल्कुल मेटल की तरह काम करे। इसीलिए इसको नाम क्या बोला है, मेटलॉइड्स, ठीक है। ये दोनों की तरह बिहेव करता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब ऐसे कौन कौन से हैं इसमें देखिए, एग्जांपल है आर्सेनिक, टीन, बिस्मथ और एंटीमनी, ठीक है। दूसरा है आपका कंपाउंड्स। अ कंपाउंड में भी डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू सिमिलर सब्सटेंस बाय सम सुटेबल केमिकल मेथड्स। आप कंपाउंड किसको बोलते हैं, आप कंपाउंड समझिएगा क्या क्या चीज़ है। कंपाउंड में अब 2 एटम आएंगे, जैसे एक ही एटम से बना था तो वो आपका एलिमेंट होता है। अब इसमें 2 एटम आएंगे, लेकिन 2 एटम को आप फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते।
वैसे मैं बोलूंगा आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा पानी का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप ऐसे ही अलग करके दिखा दो, क्या आप ऐसे ही अलग कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करना है, तो आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे पानी में, तब जाके आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होगा। तो कैसे फॉर्म में अलग होता है, H प्लस आयन अलग होगा और OH माइनस आयन अलग होगा। ठीक है, इस फॉर्म में ये अलग होगा। तो मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंस जो दो एटम से बने हो, ठीक है, दो एटम से बने हो, देख रहे हो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम से बना हुआ है, तो जिसको हम फिजिकली तो ना अलग कर पाए बट हम उसको केमिकल मीन्स से अलग कर सकते हैं, उसको हम कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को बताऊंगा, तो आपका ये लेक्चर आप अच्छे से देख लेना और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो यहीं से अपलोड करूंगा टाइप्स ऑफ कंपाउंड से। चलो, थैंक यू।